आज है 16 फरवरी सोमवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के इस अंक में हम बात करेंगे पर्यावरण और विकास के बीच फंसे ग्रेट निकोबार की, जिसे अब एनजीटी की हरी झंडी मिल गई है। हम जानेंगे कि कैसे अमेरिकी ट्रेड डील की आहट मात्र से महाराष्ट्र के सोयाबीन किसानों की कमर टूट गई है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ हेट स्पीच मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बदलती वैश्विक राजनीति और देश में लेखकों और कलाकारों की आवाज़ दबाने के आरोपों पर दुष्यंत अरोड़ा के विश्लेषण की। ये खबरें और बहुत कुछ। आइए शुरू करते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट करीब 72,000 करोड़ रुपये का है। इसका मकसद इस द्वीप को एक ट्रांसशिपमेंट और रक्षा केंद्र बनाना है। सरकार की योजना यहाँ एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, एक नया एयरपोर्ट, टाउनशिप और पावर प्लांट बनाने की है। नीति आयोग के नेतृत्व वाली इस परियोजना के लिए करीब 166 वर्ग किलोमीटर का इलाका इस्तेमाल होगा। इसमें करीब 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे गलाथिया बे में लेदरबैक कछुओं का आवास खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी चिंता शोम्पेन और निकोबारी आदिवासियों को लेकर है। रिपोर्ट बताती है कि बाहरी संपर्क से इन आदिवासियों में महामारियां फैल सकती हैं। पंकज सेक्सरिया के हरकारा आर्काइव लेख में भी यह सवाल उठाया गया है कि क्या ये प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से टिकाऊ है या नहीं। मामला कोर्ट में भी है, लेकिन एनजीटी ने फिलहाल इसे हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। द हिंदू की खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। याचिकाकर्ताओं में सीपीआईएम और अन्य दल शामिल थे। उनका आरोप था कि सीएम शर्मा ने सांप्रदायिक भाषण दिए और सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था। वकील एएम सिंघवी ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख हैं, इसलिए वहां निष्पक्ष जांच मुश्किल होगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पास भी व्यापक शक्तियां हैं और हर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर लोग सीधे यहां आएंगे तो इससे हाई कोर्ट का मनोबल गिरेगा। हालांकि कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया है कि अगर याचिका वहां दायर होती है तो उस पर तेजी से सुनवाई की जाए। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक सुखद खबर आई है। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि वहां एक आंगनवाड़ी केंद्र में पिछले 3 महीने से चल रहा जातिगत विवाद खत्म हो गया है। मामला ये था कि एक दलित महिला को रसोइया नियुक्त किया गया था। इसके विरोध में उच्च जाति के परिवारों ने अपने बच्चों को आंगनवाड़ी भेजना बंद कर दिया था। प्रशासन और बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कोशिशों के बाद अब बच्चे वापस केंद्र में लौट आए हैं। सोमवार को बच्चों ने उसी दलित रसोइये के हाथ का बना खाना खाया। बाल विकास परियोजना अधिकारी दीपाली मिश्रा ने बताया कि 20 में से 16 बच्चे केंद्र में आए। रसोइया शर्मिष्ठा सेठी ने खुशी जताई कि बच्चों ने उनके हाथ से बने चावल और दालमा को खाया। इसे सामाजिक सौहार्द की दिशा में एक अच्छी पहल माना जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में जॉनसन टीए की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2022 के कथित वोटर डेटा चोरी मामले की जांच फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने इसके लिए पूर्व एडवोकेट जनरल रवि वर्मा कुमार को विशेष वकील नियुक्त किया है। आरोप है कि चिलूम एजुकेशनल ट्रस्ट नाम की एक संस्था ने चुनाव आयोग के स्वीप कार्यक्रम की आड़ में अवैध रूप से वोटरों का डेटा इकट्ठा किया था। कांग्रेस का आरोप था कि इस डेटा का इस्तेमाल चुनावी धांधली के लिए किया गया और इसके तार बीजेपी से जुड़े थे। पहले हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी। अब सिद्धारमैया सरकार इस रोक को हटाने और जांच को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने जा रही है। यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि इसमें विदेशी सवा पर भारतीय वोटरों का डेटा स्टोर करने के भी आरोप लगे थे। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल के विश्लेषण की। उन्होंने गृह मंत्रालय के उस आदेश पर तंज कसा है जिसमें वंदे मातरम के गायन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। पटेल लिखते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रवाद की मांग हमेशा ज़्यादा रहती है और सप्लाई कम। नया आदेश कहता है कि वंदे मातरम का गायन उचित सम्मान के साथ होना चाहिए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह स्वैच्छिक है या अनिवार्य। वे लिखते हैं कि यह बिल्कुल आधार कार्ड जैसा है जो स्वैच्छिक होकर भी अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में दिन की शुरुआत सामूहिक गायन से हो सकती है। पटेल व्यंग्य करते हैं कि इससे बच्चों में देशभक्ति बढ़ेगी और बेरोजगार लोग 6 कड़ियाँ याद करने में अपना समय बिता सकेंगे। उनका कहना है कि सरकार ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल राष्ट्रवाद की कमी को पूरा करने के लिए करती है, जबकि देश को बेहतर ट्रैफिक नियमों और सफाई जैसे नागरिक कर्तव्यों की ज़्यादा ज़रूरत है।
भारत और अमेरिका के बीच हो रही ट्रेड डील का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही डील की खबरें आईं, महाराष्ट्र में सोयाबीन के दाम एमएसपी से भी नीचे गिर गए। लातूर मंडी में सोयाबीन का भाव 5100 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। किसानों को डर है कि अमेरिका से सस्ते सोयाबीन तेल और अन्य कृषि उत्पादों का आयात बढ़ने से उनकी उपज के दाम और गिरेंगे। हरकारा डीप डाइव में राजेश रपरिया बताते हैं कि अमेरिका भारत के बड़े बाजार पर नजर गड़ाए है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को संवेदनशील फसलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए थे। चुनाव से ठीक पहले दामों का ये गिरना बीजेपी के लिए राजनीतिक मुसीबत बन सकता है। किसान संगठनों ने इसे खेती को अमेरिका के पास गिरवी रखने जैसा कदम बताया है। इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में भारत के पहले दलित कार्डिनल पूला एंथनी ने सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वे कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष भी हैं। उनका कहना है कि ईसाई समुदाय कोई विशेष अधिकार नहीं मांग रहा है, बल्कि सिर्फ संवैधानिक सुरक्षा चाहता है। कार्डिनल एंथनी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा या धमकी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की वकालत भी की। उनका तर्क है कि धर्म बदलने से सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी माना कि चर्च के भीतर भी जातिगत भेदभाव को मिटाने की जरूरत है। धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने साफ किया कि चर्च जबरन धर्मांतरण का समर्थन नहीं करता, लेकिन अस्पष्ट कानूनों का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 10 महीने बाद भी पीड़ित परिवार सरकारी मदद का इंतजार कर रहा है। पिछले साल अप्रैल में हुए हमले में संतोष जगदाले की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने उनके परिवार को नौकरी देने का वादा किया था। उनकी बेटी असावरी जगदाले का कहना है कि 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन नौकरी अभी तक नहीं मिली है। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उन्होंने कई मंत्रियों और अधिकारियों के चक्कर लगाए हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने अब भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाएंगे और जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों द्वारा गैर सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इफ्को और चंबल जैसी कंपनियां यूरिया के साथ कुछ प्रीमियम उत्पाद भी बेचती थीं, जो फसलों के लिए फायदेमंद होते हैं। सरकार का तर्क है कि कंपनियां किसानों को जबरदस्ती ये उत्पाद बेच रही थी, जिसे टैगिंग कहा जाता है। हालांकि उद्योग जगत का कहना है कि इन उत्पादों का बाजार बहुत छोटा है और ये मिट्टी की सेहत के लिए जरूरी हैं। प्रधानमंत्री खुद नैनो यूरिया और अन्य तकनीकों की वकालत करते रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यूरिया की कालाबाजारी रोकने के बजाय सरकार ने ये प्रतिबंध लगाकर किसानों को आधुनिक खेती के विकल्पों से वंचित कर दिया है। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने 82 वर्षीय लेखिका अमृत विल्सन का ओसीआई कार्ड बहाल करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि देश को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने अदालत को एक बंद लिफाफे में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट सौंपी थी। जस्टिस कौरव ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि यह मामला सिर्फ 2 ट्वीट्स का नहीं है, बल्कि इसमें भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप हैं। विल्सन पर भारत विरोधी प्रचार का आरोप है। उनके वकील ने तर्क दिया कि सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया का सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए सुनवाई अगस्त तक टाल दी है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है और खुद को एआई की दुनिया में तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। अमेरिका और चीन के वर्चस्व के बीच भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि क्या भारत बड़ी टेक कंपनियों पर निर्भर हुए बिना ये कर पाएगा। गूगल और मेटा जैसी कंपनियां भारत के डेटा और श्रम का इस्तेमाल कर रही हैं। आलोचकों का कहना है कि एआई फॉर गुड का नारा अक्सर श्रम शोषण को छिपा लेता है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वो केवल बिग टेक कंपनियों के लिए एक बाजार बनकर न रह जाए। एक्सियोस और पॉलिटिको की रिपोर्ट्स के अनुसार जर्मनी में हुए म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी राजनीति का साया छाया रहा। अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो ने वहां मेक द वेस्ट ग्रेट अगेन का नारा दिया। उन्होंने राष्ट्रीय संप्रभुता और पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों पर जोर दिया। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स और यूरोपीय नेता डोनाल्ड ट्रंप के बाद की दुनिया की तैयारी करते दिखे। यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका पर निर्भरता कम करने और अपना खुद का सुरक्षा ढांचा बनाने की बात कही। सम्मेलन का माहौल ये बता रहा था कि दुनिया बदल रही है और अमेरिका के सहयोगी अब हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं। अंत में बात करते हैं दुष्यंत अरोड़ा के विश्लेषण की, जो क्विंट और सबस्टैक पर प्रकाशित हुआ है। दुष्यंत लिखते हैं कि एक ही हफ्ते में नसीरुद्दीन शाह, आनंद तेलतुंबड़े और विनोद जोस के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। यह महज संयोग नहीं है। दुष्यंत का कहना है कि इन तीनों का अपराध यह है कि ये भीड़ की तरह सोचने से इनकार करते हैं। वे सत्ता के आलोचक हैं और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। कार्यक्रमों को आखिरी समय में रद्द करना एक रणनीति है ताकि अपमानित किया जा सके और दूसरों को डर का संदेश दिया जा सके।
दुष्यंत लिखते हैं कि यह अधिनायकवाद की कमजोरी है जो संवाद से डरता है। आरएसएस प्रमुख के बयानों का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि एक तरफ रोजगार की बात होती है और दूसरी तरफ भाषा के आधार पर घुसपैठियों की पहचान करने की। ये दोहरापन समाज में डर पैदा करता है। वे चेतावनी देते हैं कि जो लोग आज सत्ता के साथ हैं वे यह न सोचे कि कल उनकी बारी नहीं आएगी। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आप इन खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हरकारा के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों और विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।